आज यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय एडवोकेसी वर्कशॉप का आयोजन हुआ। पूरे रीजन में करना पड़ेगा। हो क्या रहा है कि हम जो बारिश हो रही है हमारे ग्राउंड वाटर रिचार्ज में नहीं जा रहा है, और जा भी जा रहा है तो उससे ज्यादा हमारा विड्रॉल है। कारण यही है कि दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर जैसे जगह में एक ही समय में दो प्रॉब्लम दिखता है। ग्राउंड वाटर सूख रहा है, ट्यूबवेल सूखता है, और दूसरा वाटर लॉग रहता है। तो हमें सोचना पड़ेगा। सर ने सही बोला कि हमें इनोवेटिव वे में सोचना होगा, जो किताब में नहीं लिखा हुआ है अभी तक। थैंक यू वेरी मच सर। हम लोग तो लंच के लिए जा रहे हैं। ओके सर। और सॉरी हम लोग भी अपने घर पे लंच करेंगे सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। कि 2016 में बिहार सरकार ने हर घर नल का जल का निश्चय लिया और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1,20,000 और शहरी क्षेत्रों में 50,000 से ज़्यादा पाइप वाटर सप्लाई इस्टेब्लिश की। इनमें से लगभग 90% वाटर सप्लाई स्कीम काफ़ी छोटे हैं, जो 100 घरों से लेकर 200 घरों को वाटर सप्लाई करते हैं। और इस वाटर सप्लाई स्कीम में एक बड़ी चुनौती है कि शुद्ध पानी उपलब्ध कराना। सरकार ने आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन को लेकर ट्रीटमेंट यूनिट इस्टेब्लिश किए, कहीं सरफेस वाटर का इस्तेमाल किया, लेकिन पानी को डिसइंफेक्ट करना और बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ मुक्त बनाना एक महत्वपूर्ण चैलेंज है। और क्लोरीनेशन एक ऐसा दायित्व है जो पिछले सत्र में हमारे वक्ता कह रहे थे कि पंप ऑपरेटर को केमिस्ट बनाने की कोशिश ना करो। काफ़ी बड़ी बात उन्होंने कही कि पंप ऑपरेटर का दायित्व उस वाटर सप्लाई सिस्टम को चलाना है, लेकिन वो जो पानी जा रहा है वो पानी शुद्ध हो। लोग उस पानी को बिना किसी आरओ वाटर लगाए हुए, आरओ सिस्टम लगाए हुए, कोई ट्रीटमेंट सिस्टम लगाए हुए सीधे टैप को खोले और पानी को पिए। ये जवाबदेही है सरकार की, और सरकार के साथ जो जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उनकी जवाबदेही है। और इस जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए निश्चित तौर पे क्लोरीनेशन एक माध्यम है। पुराने वक्ताओं ने कई तकनीकों की बात की, कई प्रैक्टिसेस की बात की, और हमें एक बड़ी घटना से आगाह भी कराया। इंदौर जैसा शहर जो स्वच्छता मानक में हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 है, पूरी दुनिया में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है कि सबसे सुंदर शहर, सबसे साफ शहर का कोई है तो इंदौर है। वहाँ इंदौर में ऐसी घटना घटती है जिससे पानी की वजह से कई लोगों की जान जाती है, एक बड़ा पॉपुलेशन बीमार पड़ता है। तो पेयजल का शुद्धिकरण, साफ होना एक महत्वपूर्ण जवाबदेही है, और उसके लिए आज के डेट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो मैं डेविड चतुर्वेदी सर से आग्रह करूँगा कि अपने बातों से शुरुआत करें। सर। शहरी पाइप्ड जलापूर्ति योजनाओं में प्रभावी क्लोरीनेशन सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक पहल रूरल वाटर सप्लाई में रहा है कि हम लोग वाटर की क्वांटिटी पर फोकस करते आ रहे थे, क्वालिटी पर हमारा फोकस नहीं था, क्योंकि हम लोग बहुत कम घरों तक पहुंच पाए थे पहले। लेकिन जैसा पहले के वक्ताओं ने भी बताया कि बिहार में अभी 94% कवरेज है, हम 94% घरों तक पानी पहुंचा रहे हैं। ऑफिशियली 1,86,00,000 हाउस होल्ड को वाटर कनेक्शन है। और वाटर सप्लाई में हम लोग देखें तो 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट हैं तो सब लोग पढ़ रहे होंगे वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में कि 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। कि पहला क्वांटिटी, कि एज पर कोडल प्रोविज़न हम लोग 70 लीटर पानी देंगे। दूसरी क्वालिटी, मतलब IS 10500 के अकॉर्डिंग हम जो स्पेसिफिकेशन है वो रखेंगे। और तीसरी है रेगुलरिटी, मतलब हम रोज़ पानी देंगे ताकि लोग इस पर रिलायंस हो, लोगों का वो विश्वास करें कि हमको पानी मिलेगा और हम इसी पानी पर निर्भर करेंगे। तो ये 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड रेगुलरिटी। और आज का जो है क्लोरीनेशन टॉपिक, इसमें हम लोग क्वालिटी पर आएंगे, सिर्फ क्वालिटी पर फोकस करेंगे हम लोग। तो क्वालिटी के लिए भी
आप लोग पढ़ रहे हैं जो इंजीनियरिंग में, उनको भी काफ़ी मदद मिलेगी इससे कि क्वालिटी पानी की 3 फैक्टर्स से देखते हैं हम लोग। एक या कंटामिनेशन के रेफरेंस में कहें तो 3 तरह का कंटामिनेशन जनरली होता है। एक फिजिकल कंटामिनेशन, दूसरा केमिकल कंटामिनेशन और तीसरा बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन। तो फिजिकल कंटामिनेशन से मतलब है टर्बिडिटी या और भी जो बाहरी चीज़ मिल जाती है पानी में, या और दूसरा केमिकल कंटामिनेशन से कि जो जनरली जियोजेनिक हो या एंथ्रोपोजेनिक हो, या तो भूजनित है या मानव जनित हो कंटामिनेशन। 2 फैक्टर में आते हैं केमिकल कंटामिनेशन, जिसमें कि आप देखेंगे जो बहुत आजकल बर्निंग इशू है, आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, यूरेनियम, नाइट्रेट, ये सब जियोजेनिक कंटामिनेशन है। मतलब ये ज़मीन के नीचे पहले से थे, बाहर से नहीं मिलाया गया। क्योंकि ज़मीन के नीचे कोई ऐसा लेयर है जिस स्ट्राटा से हम पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वहाँ की चट्टानें, वहाँ के ऐसी परतें हैं जिसमें आर्सेनिक है या फ्लोराइड है या आयरन है, और उससे होकर जब पानी आता है तो घुलते हुए आता है, तो वो जियोजेनिक कंटामिनेशन कहलाता है। और तीसरा जो एंथ्रोपोजेनिक है, मानव जनित है, जैसे नाइट्रेट जो पानी में मिल रहा है वो किस कारण से है, सब लोग जान रहे होंगे कि हम लोग जो कृषि में फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं, पेस्टिसाइड्स का करते हैं, उससे जो कंटामिनेशन जा रहा है। नाइट्रेट जनरली फर्टिलाइजर्स में होता है, और जब हम ओवर इरिगेट कर देते हैं किसी खेती के ज़मीन को, तो वो परकोलेट करके नाइट्रेट ज़मीन के अंदर चला जाता है, जो कि बाद में एक्सट्रैक्शन में हमारे हैंडपम्प या बोरवेल से हम लोग को मिलता है। यह केवल एक कार्यशाला नहीं, बल्कि सुरक्षित पेयजल और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक साझा प्रतिबद्धता है। इस टॉपिक पर हम लोग आज फोकस करेंगे कि बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन कैसे है। तो बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन भी उसमें कई चीज़ होते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, या फिर प्रोटोजोआ है, ये तीनों। और इसी के ट्रीटमेंट के लिए एक क्लोरिनेशन पर जो आज बात हो रही है, उस पर हम लोग अब आएंगे कि क्लोरिनेशन चूँकि बहुत पॉपुलर मेथड है पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, तो हम लोग क्लोरिनेशन पर ही फोकस करते हैं। इसके अलावा बहुत वाटर एड के थे एक्सपर्ट, उन्होंने बताया कि हम लोग ओजोनाइजेशन या यूवी ट्रीटमेंट से भी कर सकते हैं, लेकिन वो जहाँ सूटेबल हो वहाँ करते हैं। और जहाँ रिकंटामिनेशन की समस्या नहीं है, जहाँ 24/7 वाटर सप्लाई है, वहाँ हम लोग ओजोनाइजेशन पर जा सकते हैं। चूँकि एक बार ट्रीट कर दिए और टेल एंड पर पानी वही पानी मिलेगा जो हमारे ट्रीटमेंट के समय है। लेकिन चूँकि इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो हमारे यहाँ 99% वाटर सप्लाई स्कीम्स इंटरमिटेंट हैं, जहाँ फिक्स्ड ड्यूरेशन में सुबह, शाम, दोपहर पानी कुछ कुछ घंटे के लिए आता है और लोग उसको स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ के लिए सबसे सूटेबल सिस्टम क्लोरिनेशन है। अब क्लोरीन के बारे में जैसा बताया सबों ने कि 3 फॉर्म में होता है, या तो लिक्विड क्लोरीन जो सोडियम हाइपोक्लोराइड के रूप में है NaOCl, या सॉलिड फॉर्म में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या फिर क्लोरीन गैस। तो इन तीनों का यूज करते हैं। एज ए PhD इंजीनियर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कहाँ हम लोग इन तीनों में से किसको यूज करते हैं। तो जहाँ बड़े वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, मल्टी विलेज स्कीम्स हैं, राज्य सरकार के विभागों, तकनीकी संस्थानों, जल विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं की उपस्थिति ने इस आयोजन को विशेष बना दिया। क्लोरिनेशन है और वो क्लोरीन डोजिंग पंप्स के माध्यम से, और हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि क्लोरिनेशन हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्लोरिनेशन को लेकर सरकार के कमिटमेंट को साझा करने के लिए हमारे बीच टाटा ट्रस्ट के सुनेश शर्मा जी हैं। सुनेश क्लोरिनेशन को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, और उनका एक रिसर्च भी पब्लिश हुआ है जो भी आपके बीच शेयर भी किया जा रहा है। तो मैं सुनेश से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बातों को रखेंगे। सुनेश जी। तो टाटा ट्रस्ट सभी को नमस्कार। तो मेरा जो ये टॉपिक है आज, ये हम जो पायलट 2 स्टेट्स में इंडिया में काम कर रहे हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेके, तो कुछ जो मेरा क्लोरिनेशन को लेके जो एक्सपीरियंस है, और रजिस्ट्रेशन के साथ ही संवाद और विचारों का आदान प्रदान शुरू हो चुका था।
एक साझा उद्देश्य, सुरक्षित और विश्वसनीय जल आपूर्ति। ये एरिया है और खास तौर पे जो असम के एरिया है वहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे वाटर टेबल जो हाई है एलुवियम की वजह से, और हाई वाटर टेबल का क्या होता है कि कंटामिनेशन के जो चांसेस है वो ज्यादा रहते हैं, तो इसमें फीकल लोड जो बैक्टीरियल लोड है वो ज्यादा रहता है। तो इसकी वजह से जैसे आप मैप में भी देखेंगे तो ये जो ग्रीन ये बेल्ट है पूरा एलुवियम वाला, इस बेल्ट में जो केसेस है वो सबसे ज्यादा केसेस यहाँ पे रहते हैं। और इसमें भी जब आप पोस्ट मानसून या पोस्ट मानसून सीजन में देखते हैं तो उसमें केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और जो नेशनल एवरेज है वो हमारा जो चिल्ड्रन के बीच में जो ये डायरियल केसेस होते हैं वो नेशनल एवरेज हमारा 7.3% है, बट बिहार का जो NFHS 2016 और 19 के बीच में ये 13.7 रहा है। और जो दुनिया में और देशों में भी हम देखते हैं तो क्लोरीन जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है डायरिया का प्रॉब्लम है, और डायरिया का सीधा क्लोरीन जो कोरिलेशन बनता है वो बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन से बनता है। और बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन को ट्रीट करने के लिए आज भी जो ग्लोबल लेवल पे पूरी दुनिया में सबसे अच्छा मेथड माना जाता है वो क्लोरीनेशन ही माना जाता है, जो सबसे इफेक्टिव भी है, लो कॉस्ट है और स्केलेबल है और हर जगह हो जाता है। तो अगर हम इसको देखें, डाटा को देखें, जो डाटा है खासतौर पे 2019 के आसपास के हैं, जल जीवन से पहले के डाटा हैं, तो इसमें हम देखते हैं तो बिहार में जो NFHS 4 था उसके अंडर देखते हैं तो 10.4 है, बट ये 13.7 पे बढ़ गया है। जो नेशनल एवरेज है वो 7.2 है। तो और भी जो स्टेट हैं सब में ये बड़ा है, और कुछ स्टेट हैं जहाँ ये कवर भी हुआ है, जैसे हिमाचल प्रदेश, गुजरात, इन स्टेट में जो क्लोरीनेशन और दूसरे तरीके हैं वो इफेक्टिव रहे हैं, तो उनकी वजह से भी हुआ है। अब हम असम में अगर टॉप 3 स्टेट में देखें तो जो मोर्टेलिटी है जो डायरियल केसेस से वो असम में सबसे ज्यादा है, उसके बाद यूपी में है, 3rd नंबर पे वेस्ट बंगाल में आता है। पर आप देखेंगे जो केसेस हैं वेस्ट बंगाल में ज्यादा है, बट असम में केसेस कम है, पर मोर्टेलिटी यहाँ पे ज्यादा है। तो इसके कई सारे रीजन है, इम्यूनिटी है, फूड्स, न्यूट्रिशन है, डाइट्स है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर इन स्टेट में बहुत क्रिटिकल कंडीशंस हैं। अब ये आता है कि अगर हम इसको क्लोरीन को अगर हम देखते हैं तो यही एक ये है जो बैक्टीरिया का जो मेम्ब्रेन है उसको कमजोर करता है और उसका जो डिस्टर्ब करता है रेस्पिरेशन सिस्टम और DNA एक्टिविटी में जाके इसको वो करता है। और जो प्रोफेसर माइकल क्रेमर है who got this Nobel Prize for this RCT theory, उन्होंने एक काम किया था जो क्लोरीनेशन के जो मॉडल थे, हेल्थ के जो मॉडल थे उसके ऊपर, तो 32 कंट्रीज का एक मॉडल उन्होंने दिया था। तो अलग अलग कंट्री में उन्होंने स्टडी किया था, तो सबसे उनकी स्टडी में ये था कि जो क्लोरीन है वो सबसे बेस्ट मेथड है आपके इसके लिए, जो डायरियल डिजीज है उसको खत्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है, इफेक्टिव मेथड है। तो हमने जब मैं असम में काम कर रहा था या दूसरे स्टेट में भी हम काम कर रहे थे तो खास तौर पे क्लोरीनेशन नहीं होता था वहां पे। और क्लोरीनेशन क्यों नहीं हो, जब हम इस रूट कॉज में गए कि क्लोरीनेशन क्यों नहीं होता है, तो ये या तो वहाँ स्किल का प्रॉब्लम था, जो पंप ऑपरेटर था उसका स्किल वो नहीं था, अंडरडोज या ओवरडोज वो कर रहे थे। दूसरा था वहाँ पे जो रॉ मटेरियल, जो ब्लीचिंग पाउडर और जो मटेरियल सप्लाई चेन में दिक्कत थी, और थर्ड था कि कुछ जो क्लोरीनेटर थे वो डिफंक्ट हो गए थे। तो तीनों प्रॉब्लम उसमें आ रहा था। तब हमने गुजरात में 2022 में एक मॉडल शुरू किया जो पाइप्स को जोड़ के जो एक कैटरेज बनाया और जो NADCC टैबलेट्स हैं उनको उसके साथ में जोड़ा, जो डिजाइन में आपको दिखा रहा हूँ। तो इसी के अंदर पानी जैसे यहाँ इनलेट से जाएगा, जब एक प्रेशर के साथ में जाएगा तो जो कार्टेज के साथ वो डाइल्यूट होता रहेगा
और डाइल्यूशन के साथ में ही वो एक कंसंट्रेशन उसका हम फिक्स कर देंगे वाल्व के साथ में, और वो उसके जो रिजल्ट हैं ये है, जैसे एक रिजर्वायर के साथ रिजर्वायर होगा, रिजर्वायर के साथ में फिर हम इसको जो मेन पाइपलाइन है उसमें हम ये सिस्टम जो इनलाइन क्लोरिनेशन सिस्टम जिसको बोल रहे हैं वो कर देंगे, और इसके साथ में जो सप्लाई आएगी तो फिर वो कंसंट्रेशन फिक्स होगी। और एंड लाइन हाउस होल्ड पे जो हमारे रिजल्ट हैं असम के, तो ये थे जो डिस्टेंस के साथ जो क्लोरीन का जो रिलेशन है ये इनवर्स रिलेशन है, डिस्टेंस और टाइम के साथ इसका जो कंसंट्रेशन है वो कम होता जाता है। जो घर 0 to 300 मीटर के आसपास में थे तो वहाँ जो 0.5 ppm का जो कंसंट्रेशन था, जो रिजर्वायर जो शुरुआत वाले घर थे, जो मिड लेवल के घर थे वहाँ 0.4 जो 600 से 900 मीटर के आसपास में थे, और 900 से 1200 मीटर के आसपास में 0.4 ppm था, और उसके बाद 1200 से 1500 के बीच में जो घर थे वो 0.2 ppm, और जो सबसे एंड लाइन हाउस होल्ड थे जो मैक्सिमम असम या दूसरे स्टेट में मैक्सिमम 2 किलोमीटर के अंदर जो घर आ रहे हैं वो वहां भी 0.2 ppm मेंटेन था। तो इसमें ये होता है कि जो कंडीशन है स्टेट टू स्टेट कंडीशन है वो वेरी करती है, और इसके साथ में जो 2-3 जो फैक्टर हैं, खास तौर पे जो रॉ वाटर की जो क्वालिटी है उसमें जो pH है, टर्बिडिटी है, और उसमें जो दूसरे केमिकल कंटामिनेशन है लाइक आयरन है और क्लोराइड है, नाइट्रेट है, ये भी उसको मैटर करते हैं। जो क्लोरीन डिमांड है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है पहले कि क्लोरीन डिमांड कितना होगा, तब उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको फिक्स करते हैं, और ये वेरी करेगा रॉ वाटर की क्वालिटी के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये डायरेक्टली कोरिलेशन बन जाता है, कंसंट्रेशन इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा, पानी गर्म होगा तो उसमें जो डाइल्यूशन है वो तेजी से होगा, और अगर ये कोल्ड कंडीशंस होगी तो उसमें उतना ही टाइम लगेगा। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत स्वागत संबोधन से हुई। विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि क्लोरीनेशन केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि जनस्वास्थ्य की पहली सुरक्षा रेखा है। Those area vulnerable to bacterial regrowth, biofilm buildup. Over decades, a slimy layer called biofilm form inside the pipes. These pipes consumes the chlorine, making it very harder to maintain that 0.2 mg per liter residual at the end of the line. Taste and odor complaints. High chlorine level lead to bleach-like smells. If the dosage is not perfectly calibrated, consumers might turn to unsafe, sweeter tasting plain water instead. So, to maintain this, to solve the dilemma of maintaining safe water over vast urban distances without creating chemical risk, the industry has shifted from brute force dosing to precision engineering. The first solution is automated residual management. Booster stations. The traditional dosing once at the plant method fails in large cities because the chlorine decays before reaching the outskirts. So what is the option? Satellite dosing, booster stations. Instead of one large जल गुणवत्ता निगरानी, अनुपालन और सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण पर विस्तार से चर्चा हुई। यह रेखांकित किया गया कि प्रभावी क्लोरीनेशन जल जनित रोगों की रोकथाम का सबसे सशक्त माध्यम है। for every methods. If you look for the pros, they are much more stable, last longer in the pipes and produce very few disinfection byproducts. Cons, they are weaker disinfectants than free chlorine. So they are usually used only for the residual problems. One option I just Ravi Chandran sir mentioned very effectively. He has mentioned that is on-site electrochlorination. Instead of transporting dangerous pressurized chlorine gas tanks through crowded system, OSCC systems use salt, water, and electricity to generate a self-sodium hypochlorite solution on demand. शहरी क्लोरीनेशन सिस्टम की इंजीनियरिंग विश्वसनीयता पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। डिजाइन,
रेट्रोफिट और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की चुनौतियों को तकनीकी दृष्टिकोण से समझाया गया। with epoxy resins or cement mortar prevents the pipe walls from reacting with the chlorine. To see these technical innovations in practice, we can look at the two of the world's most advanced water system, Singapore and London. Both cities face the challenge of massive populations and long distribution lines, but there are different innovation philosophies to solve them. First case study, I just want to look in front of you, that's your Singapore, the smart precision model. Singapore National Water Agency is a world leader in smart water networks. Because Singapore relies heavily on the recycled water and desalinated water, their source water is very low in organic matter, which changes how they use chlorine. The key innovations are on-site generation. Instead of transporting liquid bleach or chlorine gas through its dense urban heart, Singapore uses electrochlorination at various nodes. They digital twin integration. The data from these sensors feeds into a hydraulic model that predicts water age. If the model shows water is sitting too long in the reservoir during a period of low demand, the system automatically triggers a rechlorination pulse at the booster station to prevent bacterial. विशेषज्ञों ने बताया कि केवल सिस्टम स्थापित करना पर्याप्त नहीं, उसकी निरंतर निगरानी और दक्ष संचालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। Some of the London's pipes are over 100 years old. In such a vast, leaky and complex Victorian era system, standard free chlorine disappears too quickly. Key innovations. What are the key innovations for that? Widespread chloramination to ensure a residual reaches. IIT Roorkee, and they have set up some innovative technology to monitor the bacteriological contamination as well as the chlorination system. I would request Atul kindly on the mic, please. सुनिश्चित क्लोरीनेशन संक्रमण और महामारी की रोकथाम का आधार है। सर्विलांस सिस्टम और डेटा आधारित मॉनिटरिंग से जोखिम को समय रहते पहचाना जा सकता है। यहाँ स्वास्थ्य और तकनीक का समन्वय स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। When this national scheme of Har Ghar Jal is going, we have to be mindful that we have some objectives behind that, but in the practice, or we have to be careful equally that are we considering the other factors also side by side in parallel. So while Har Ghar Jal is an important thing, we have to be mindful about its sustainability also. How we can make it a sustainable plan. So when we are extracting water from the ground sources, we are localizing. And then on the equal footing, we have Sunesh, Prabhat sir, and others, please ask. Satyajit. तो पहले हमें क्लोरीन का डिमांड निकालना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ these पैरामीटर्स। सेशन में हम लोगों ने बात की है, उसमें मैक्सिमम हम लोगों की बात ये हुई कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन क्या है, हम कैसे इसको करेंगे, कैसे इसकी उपयोगिता बढ़ेगी, इन सब पे। अगर आप किसी भी सिस्टम के बारे में बात करते हैं और अगर हम आज की डेट में अपने हाथ में मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल के अवेयरनेस के बारे में अगर हो सकता है कि किसी ने कोई क्लास नहीं ली होगी, किसी ने क्लास ली है? मैक्सिमम आंसर होगा ना। यही चीज़ लगभग में सिस्टम में भी आती है। अगर सिस्टम में अगर आप बहुत ध्यान से देखें, किसी को भी बारे में उसको अवेयर करना चाहते हैं तो हमारा एंड यूज़र कौन है? हमारा एंड यूज़र कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी के बीच में इस बात को अवेयर करना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जब पाइप वाटर सप्लाई स्कीम्स की तरफ जा रहे हैं तो उनकी एक कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। अच्छा, क्या है इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है जो है तो क्लोरीनेशन बस बहुत आसान, लेकिन क्लोरीनेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो बिल्कुल साइंटिफिक है और उसमें क्या है कि वो वीडियो कोर्स ऑफ टाइम में वो
डिकम्पोज होता है, तो आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या हो रही है, जब हम लोग की पाइप वाटर सप्लाई स्कीम्स बन रही हैं, स्पेशली फॉर द बिहार कंसर्न, तो हमारी छोटी स्कीम्स हैं, तो छोटी स्कीम्स बनने में हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे उतने ज़्यादा पंप ऑपरेटर्स हैं। तो अगर ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करते हैं या सोडियम हाइपोक्लोराइड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसकी अपनी शेल्फ़ लाइफ है। अगर उसको खोलने के बाद में अगर उन्होंने कुछ समय बाद में यूज़ नहीं किया, तो कहीं ना कहीं इसमें जो एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, जो हमारा डिपार्टमेंट कर सकता है, कि जब हम बैच परचेज़ कर रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग, मतलब उसको अगर ऑन टाइम पे रिकॉर्ड करें, उस पर नोट डाउन करें कि हाँ ये जो बैच है अगर महीने भर के अंदर यूज़ हो जाएगा तो उसकी ये पोटेंशियल होगी, और जब वो ट्रीट करेगा तो उसमें ये चीज़ें 2 ppm का, जैसे सर ने बताया, डेविड सर ने, कि उसमें पंप डोजिंग होती है। तो पंप डोजिंग को अब जब आप देखेंगे तो उसमें 2, 4, 6 इस तरह करके होती है। लेकिन जब नया कंटेंट होगा तो हम उसके में ये मानेंगे कि अगर नया बैच है तो वो 2 ppm कर रहे हैं, लेकिन 15 दिन बाद या 20 दिन के बाद में वो डोजिंग 4 होगी। तो हमें कहीं ना कहीं एज ए डेवलपमेंट पार्टनर या इस तरह की चीज़ों, हमें कहीं ना कहीं कुछ SOPs ऐसे डेवलप करने चाहिए जो उनके रेडी रेकनर की तरह उनको यूज़ कर सकें। और इसमें जो दूसरा पार्ट जो मैं समझता हूँ वो कम्युनिटी अवेयरनेस का है। सवेरे संजय सर ने बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दिया कि भाई कम्युनिटी को बड़ी जो पंप स्टेशन के पास में रहते हैं उनके पास में उनको स्मेल आता है, वो यूज़ नहीं करते, लेकिन दूर में जाके वो कम हो जाता है। तो रेजिडुअल क्लोरीन अगर लेटर एंड में तो 0.2 हमें चाहिए, लेकिन कम्युनिटी की उस लेवल की अवेयरनेस और इस पार्ट पे हमें कम्युनिटी को सेंसिटाइज करना एक बड़ा पार्ट है। ये एक बड़ा पार्ट है जो इसको लेना चाहिए और इसको बारे में बताना भी चाहिए कम्युनिटी को, इसका बेनिफिट क्या है। क्योंकि अगर हम रूरल में देखें तो रूरल में भी हम लोगों ने तो काफ़ी किया, लेकिन अर्बन में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि इस तरह की अवेयरनेस लेवल हम लोगों के क्लोरिनेशन के बारे में बताया भी नहीं जाता और लोग यूज़ भी नहीं करते। तीसरा जो पार्ट मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है वो ये है कि जब हम ग्राउंड वाटर के बारे में कर रहे हैं तो ग्राउंड वाटर में जो मैंने बोला कि बैच में ग्राउंड वाटर में कंटेमिनेशन के मतलब जो टर्बिडिटी रहती नहीं, जिससे कि डोजिंग के ऊपर बहुत अंतर करे, तो हम SOP बना सकते हैं। लेकिन एक जो बड़ा फैक्टर जो लगता है कि जब ग्राउंड वाटर एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो कई बार उसमें सेडिमेंट आता है। तो अगर टैंक क्लीनिंग नहीं होगी तो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपकी डोजिंग को भी इम्पैक्ट करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें लेके आ सकते हैं। दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम के ऑपरेशन और मेंटेनेंस का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो मॉनिटरिंग का है। और मॉनिटरिंग को भी क्या है कि हम इस बात के लिए कहते हैं कि हमें हर स्टेप्स पे छोटे छोटे SOPs बनाने होंगे जो हम रूरल सेक्टर में करें और उनको उपयोग में लाएं। और जैसे अर्बन में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन रूरल में जो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जल चौपाल का, जो कम्युनिटी इंटरेक्शन का है, तो अगर अर्बन में अगर हम उस तरह की कोई चीज़ इनिशिएट करें या छोटे IC के मटेरियल करें, या हम लोग एक डिजिटल मैसेजिंग का सिस्टम है या रिपोर्ट्स हैं या इस तरह की बहुत से इंटरेक्शंस हैं जो कम्युनिटी के साथ में अगर हम करें तो हम इस चीज़ को, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं, कम्युनिटी के बीच में एक्सेप्टेंस को भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये पार्ट जो है कम्युनिटी के एक्सेप्टेंस का बड़ा वो है। क्योंकि अभी मैं जब गया था तो गया में मैं गया तो गया में वो क्लोरीन डोजिंग कर रहे थे। तो गांव के जो इनिशियल घर वाले थे, जो संजय जी ने बताया, उन्होंने इस बात का विरोध किया, बड़ी स्मेल आती है, कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं वो जो बात है निकल के आती है कि हाँ भाई हमें उनको बताना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कम्युनिटी को सेंसिटाइज किए बिना नहीं एक्सेप्ट करा सकते कि हाँ ये उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरी अपनी थॉट है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ को लेके अगर आगे बढ़ें, और डॉक्यूमेंटेशन का जो बड़ा पार्ट है, क्योंकि अगर आप किसी भी पार्ट को करेंगे और इस चीज़ को, जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को ईजी करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप कम्युनिटी के लोकल डायलेक्ट में चीज़ों को तैयार करें, उनको एक्सेप्टेंस कराएं, उनके बारे में लीफलेट, पोस्टर और जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो करें। और मुझे लगता है कि ये जो सेशन में ये बड़ा पार्ट है कि जो हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए जितना एफर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वही किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल करने में इम्पैक्ट देता है। क्योंकि जैसे मैं अभी रूरल सेक्टर में बताता हूँ कि जैसे सर ने बताया कि बहुत सी स्कीम्स ऐसी हैं जहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं। काफ़ी जगह नहीं करते, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जब मैंने 2-3 देखा है। पूर्णिया में आयरन ट्रीटमेंट प्लांट को लेडी ऑपरेट करती है। तो जो आयरन का जो इनिशियल में आयरन कंटेंट मोर देन 3 ppm था, और जबकि बाहर जब आता है तो वो 0.3 ppm से बिल्कुल क्लियर वाटर निकल के आता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अगर आप नहीं इन्हेंस करेंगे तो यूजेस नहीं बढ़ेंगे, और इसका लेटर टर्म में अगर आप मान के चलिए कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी हैम्पर करती है। अगर कम्युनिटी यूज़ नहीं कर रही है
तो ये लेटर टर्म में करती है। तो बेटरमेंट के लिए ये है कि आप कम्युनिटी को जितना सेंसिटाइज कर सकते हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिव तो शुरू में लगता है, लेकिन बाद में कम्युनिटी अगर एक्सेप्ट कर लेती है तो आपका ऑपरेशन या मेंटेनेंस की कॉस्ट और ये सारी चीज़ें मीट की जा सकती है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। विवेक शरण, वाटर फॉर पीपल से। समुदाय की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वो जल चौपाल का मामला हो या पंप ऑपरेटर के कैपेसिटी बिल्डिंग का मामला हो। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पानी पी रहा है, क्या कभी जब हम पानी पीते हैं, चाहे वो बिस्लेरी का बोतल हो, उस बोतल को देखते हैं कि उस लेबल में क्या लिखा है, या बिल्कुल अंधभक्त की तरह उस पानी को पी लेते हैं? तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि खुद कितना विजिलेंट होना चाहिए, उसको लेकर जो वाटर फॉर पीपल के अनुभव हैं उसको साझा करेंगे। विवेक। Thank you, Sanjay ji, WaterAid and Moresar and NIT. ये एक तो ये ऑर्गेनाइज करने के लिए जो काफ़ी बर्निंग इशू है, और बिहार से लेकर स्टेट पूरे कंट्री में ये चर्चा का विषय है अभी, क्योंकि अभी कल ही रिसेंटली SPM निवास ने भी इसी पर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था नेशनल लेवल पे, क्लोरिनेशन पे ही। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है फ़िलहाल। और वाटर फॉर पीपल के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि वाटर फॉर पीपल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो 10 देशों में काम कर रही है अभी। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, और इंडिया में हम लोग 7-8 स्टेट में काम करते हैं, और बिहार एक उसमें से एक स्टेट है। और बिहार में हम लोग स्पेशली ये वाटर सैनिटेशन, हाइजीन और क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं, जिसमें वाटर पे हम लोग काफ़ी क्लोजली PhD के साथ मिलके, सैनिटेशन में LSBA के साथ मिलके, और PRD चूँकि पंचायती राज डिपार्टमेंट है, एज अ क्रॉस कटिंग बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली जो सारी चीज़ें करनी है, चाहे जल का मुद्दा हो या फिर स्वच्छता का मुद्दा हो, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली पंचायत को ही करनी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उनके साथ हम काम कर रहे हैं। जैसा कि संजय जी ने बताया आपका कि खुद में कितना विजिलेंट होना चाहिए आदमी को, कि जो पानी उनको मिल रहा है वो कितना सही है, कितना पीने लायक है कि नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले तो एक बेसिक चीज़ है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उसके द्वारा हम पहले पानी को देख लेते हैं। सबसे पहले देख करके उसके बाद और नज़दीक लाते हैं, तो उसको सूंघ के, और जब पीते हैं तो जीभ से। तो ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम पानी को परख सकते हैं कि वो पानी पीने लायक है कि नहीं है। अदर देन केमिकल कंटामिनेशन, बाकी चीज़ें लगभग इससे मतलब कि पता चल जाती हैं कि हम पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं, क्योंकि कॉलीफॉर्म बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसमें ही महक आएगा या टेस्ट उसका कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो इन चीज़ों पर हम ध्यान, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना टेस्ट के नहीं हो सकता है, तो टेस्ट भी उसके लिए ज़रूरी है, जो लैब्स में या FTK के थ्रू होता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्युनिटी का अवेयर होना, कि जहाँ पे चूँकि आज के दौर में जो पाइप वाटर स्कीम है, जो घर घर तक पानी जा रहा है, उसमें सोर्स कहीं है और हमारे घर तक कहीं पहुँच रहा है, तो बीच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो वो चीज़ जो हमारे तक पहुंच रही है वो सही है कि नहीं है, इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में जो ULBs हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनको इसके लिए अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे कि अभी शुक्ला जी ने कहा कि अवेयरनेस सबसे पहले ज़रूरी है कि पानी में क्लोरिनेशन अगर करना है तो कैसे करना है, क्या होना चाहिए उसके लिए। ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ साथ जो कम्युनिटी है उनको भी पता होना चाहिए कि उसके लिए एक अवेयरनेस हम लोग फैला सकते हैं। वो बहुत सारे तरीके हैं उसके लिए। आजकल सबसे अच्छा सोशल मीडिया का माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग ये काम कर सकते हैं। उसके बाद ये भी ज़रूरी है कि सिर्फ वही नहीं हो, उसके अलावा बजट भी उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि ULBs अगर एक कहीं सेंट्रल लेवल पे अगर परचेज़ हो रहा है क्लोरिनेशन के लिए
ब्लीचिंग पाउडर हो या दूसरे जो भी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में भी चर्चा हुई, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। तो वो कहीं परचेज़ हो रहा है, तो उसके साथ साथ जो लोकल लेवल पे है, चूँकि वो आदमी एक लोकल एरिया में जो 100 हाउस होल्ड को डील कर रहा है, वहाँ जो पंप ऑपरेटर है उसके पास या उस एरिया में पंप ऑपरेटर हो या ग्राम पंचायत हो, उसके पास एटलीस्ट फंड होना चाहिए उसका, कि जब उसको ज़रूरत हो तो ब्लीचिंग पाउडर ख़रीद सके। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इशू होता है कि ज़रूरत होने पर भी बहुत बार पता चलता है कि हमें ज़रूरत है, ये करना है, लेकिन वो पेपर वर्क में होते होते चीज़ें निकल जाती हैं और फिर हम गंदा पानी पी लेते हैं और बहुत से बीमारियां उससे हमको होती हैं। तो वहाँ पे भी एक बजट वाला ये प्रोविज़न बहुत ज़रूरी है उसके लिए हमको, कि रेगुलरली बजट वहाँ पर हो, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का बजट, ये बहुत ज़रूरी है। वो कहीं ना कहीं हम लैक कर जाते हैं, क्योंकि जब चीज़ें बनती हैं तो उसमें हम लोग कैपेक्स की बात बहुत करते हैं, अधिकतर कैपेक्स की बात होती है कितना पैसा लगेगा, लेकिन ओपेक्स की बात हम कहीं कहीं भूल जाते हैं। कई बार वो थियोरेटिकल लेवल पे होता भी है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे भी वो उसमें नहीं जा पाते। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बजट की अवेलेबिलिटी उसमें हो। उसके साथ ये है कि अगर महिलाओं को, चूँकि पानी बहुत ज़्यादा महिलाओं का विषय है, तो अगर महिलाओं को इससे जोड़ा जाए उसके क्वालिटी टेस्ट के लिए, जो कि FTK अभी अवेलेबल है हमारे यहाँ, लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लैब में फिर कन्फर्मेटरी के जाना पड़ता है, लेकिन एक लोकल लेवल पे आप FTK के थ्रू, और FTK में स्पेशली अगर विमेन को हम लोग ट्रेन कर दें तो वो शायद ज़्यादा कंसर्न रहेंगी और उसका रिपोर्ट उनको उसी समय मिल जाएगा, यस और नो में वो मिल जाता है कि यस और नो उसमें वो पीने लायक है कि नहीं है। और वो रिपोर्ट अगर हम लोग सार्वजनिक कर दें, दैट मीन्स कि वो जो रिपोर्ट आ रहा है उसको किसी सार्वजनिक स्थल पर, जो ULBs हैं वहाँ, या उनका ऑफिस हो या फिर किसी ऐसे प्लेस पे जहाँ लोग आते जाते हों, वहाँ पे अगर उसको पेस्ट हम कर दें तो लोगों को पता चलेगा कि जो हम पानी पी रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है, वो उसमें कोई डिजीज़ है कि नहीं है। तो इनसे एक अवेयरनेस उसके थ्रू भी फैलता है कि आप कितने अवेयर कर पा रहे हैं और कैसे हो पा रहा है वो चीज़।